तो मेरे भाई ये 2023 का फाइनल चैप्टर होने वाला है वन पीस का। हमारे लिए जो कोई भी अनऑफिशियली रीड करते हैं वन पीस को ऑन वीकली बेसिस, उनके लिए ये फाइनल चैप्टर होने वाला है 2023 का। ये ऑफिशियली रिलीज होगा चैप्टर जैन में। तो टेक्निकली ओडा इस चैप्टर के ज़रिए से नए साल का शुरुआत कर रहा है, जो बहुत ही एक अच्छा तरीका था, क्योंकि इसमें हमको बार्थोलोमेव कुमा एगेड आइलैंड पे आते हुए दिखाई दे रहा था। सब सारे लोग बोल रहे थे कि ये आने वाला ही है, होने वाला ही है, तो वही हम लोग होते हुए देख भी रहे थे। हमको कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता चला है इस चैप्टर में। पर काइंड ऑफ काफ़ी कूल है कि किस तरीके से ओडा ने सैड नोट पे ख़त्म किया था और किस तरीके से ओडा पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कर रहा है नए साल को, क्योंकि 2023 बहुत ही इमोशनल तरीके से कंक्लूड किया। मेरे को लग रहा था कि बार्थोलोमेव कुमा का स्टोरी थोड़ा बहुत खींच रहा है यहाँ वहाँ पर। हम लोग को सबको पता था कि हमको बार्थोलोमेव कुमा का फ्लैशबैक दिखाई देने वाला है, हमको पता चलने वाला है कि इस बंदे के साथ क्या हुआ था। ओडा ने हमको एक्स्ट्रा दिया, हमको उसके बचपन के बारे में बताया, उसके जर्नी के बारे में बताया, उनके पर्सपेक्टिव के बारे में बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, ये बकनियर है, वो सब सारी चीज़ें। पर थोड़ी देर के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि बार्थोलोमेव कुमा का फ्लैशबैक थोड़ा खींच रहा है, पर ओडा वाज लाइक बूम मदरफकर होल्ड इट। उसने ऐसे ही किया, ठीक है, क्योंकि सब सारे लोग इमोशनल हो गए थे। मैं इमोशनल हो गया था वो चैप्टर रीड करके, प्रीवियस चैप्टर जो 2023 का फाइनल चैप्टर है। जोल्री बानी रो रही थी, वेगापंक टिपिकल वन पीस स्टाइल में रो रहा था, और जो 10th बर्थडे का एस्पेक्ट आया था वहाँ पर, वो तो और भी ज़्यादा हिट किया था यार। तो ओडा इस चैप्टर को ऑन पॉजिटिव नोट में स्टार्ट कर रहा है, एटलीस्ट ख़त्म तो कर रहा है। पर ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से एक काइंड ऑफ अ कूल वाइब भी दे रहा था मेरे को पर्सनली। बट ये चैप्टर का टाइटल है वन पीस मांगा चैप्टर 1103 का टाइटल है आई एम सॉरी फादर। और इसमें हमको कोई भी कवर पेज नहीं मिला है, हमको कलर पेज मिला है। कलर पेज काफ़ी कूल है। यहाँ पर लूफी, सब सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स पार्टी कर रहे हैं। मुझको लगता है कि ओडा को एक काइंड ऑफ एक पोर्ट्रेट बनाना चाहिए, एक वॉलपेपर बनाना चाहिए, जहाँ पर सब सारे जो कोई भी उसने कलर पेजेस को ड्रॉ किया है वो हमको काइंड ऑफ एक फ्रेम में मिलना चाहिए यार, क्योंकि ओडा के कलर पेजेस काफ़ी कूल रहते हैं। मुझको पसंद आता है। मुझको पता नहीं अगर वो करेगा कि नहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, कोई ना कोई फ़ैन तो करेगा और अमेजोन पे डाल देगा, मुझको पता नहीं है। दैट विल बी अ कूल थिंग मैन। पर ये पूरे चैप्टर का शुरुआत होता है वेगापंक और जोल्री बानी के साथ। हमने देखा था किस तरीके से प्रीवियस चैप्टर ख़त्म हुआ था, और ये काइंड ऑफ जो पहले इस पूरे चैप्टर के इनिशियल सेगमेंट था उसमें हम लोग थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में भी गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था हम देख रहे थे कि जोल्री बानी ने एक्सपीरियंस कर लिया है बार्थोलोमेव कुमा के मेमोरीज़ को। उस तरीके से ये चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं हम, जहाँ पर हम लोग जोल्री बानी को उसी फैसिलिटी से जहाँ पर बार्थोलोमेव कुमा का पाव रखा था उसमें से बाहर आते हुए देख रहे थे, और वेगापंक उससे मिलता है। और यहाँ पर जोल्री बानी अपोलोजाइज़ कर रही थी वेगापंक को, वो अपने छोटे फॉर्म में आके, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है 10 साल की, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके वो काइंड ऑफ वेगापंक को पकड़ के रो रही थी। वो मेरे को काइंड ऑफ कूल लगा, बहुत ही ज़्यादा कूल लगा, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में आके कर रही है वो सब सारी चीज़ें। और वेगापंक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि किस तरीके से ये लड़की इतने मैच्योर तरीके से इन सब सारी चीज़ों को हैंडल कर पा रही है। वो काफ़ी अच्छा था। और वेगापंक एक प्रेजेंट देता है जोल्री बानी को उसके 10th बर्थडे पे। वो एक नेकलेस था। ये नेकलेस हमारे भाई बार्थोलोमेव कुमा ने वेगापंक को दिया था ताकि वो ये दे पाए जोल्री बानी को। और वेगापंक काइंड ऑफ बोल रहा था कि वो बार्थोलोमेव कुमा के प्रॉमिस को नहीं निभा पाया, वो सब सारी चीज़ें। बट ये जो नेकलेस था वो सन शेप में था, और जोल्री बानी को ये काफ़ी पसंद आता है ये पूरा नेकलेस। और जोल्री बानी बोलती है कि तुझको पता है वो लूफी है, वो मेरे डैड का फ्रेंड है, डैड का फ्रेंड इन द सेंस कि मेरे डैड के उसका डैड मेरा डैड फ्रेंड है, वो सब सारी चीज़ें यार। हमको पता है कि ड्रैगन और बार्थोलोमेव कुमा एक ही उन लोग रेवोल्यूशनरी है, उन लोग रेवोल्यूशनरी आर्मी में है, वो सब सारी चीज़ें। और हम यहाँ पर देखते हैं वेगापंक को बोलते हुए कि हाँ वो बहुत ही एक स्ट्रेंज फेट है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों मेरे को अच्छा लगा? क्योंकि वेगापंक ने बोला ये बहुत ही एक स्ट्रेंज फेट है। मुझे अभी तक याद है, जब अब मुझे पता नहीं है कि ये सच में वैसा था कि नहीं, पर मेरे दिमाग में अभी तक ये है, जब वेगापंक मिलता है लूफी को जब पहली बार लूफी और वेगापंक का मुलाकात होता है, तब वहाँ पर वेगापंक लूफी को देख के बोलता है दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फेट, ऐसा बोलता है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फेट। मैं सोच रहा था कि भाई तो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ, क्या स्ट्रेंज है इसमें, क्या फेट स्ट्रेंज है? और अभी हमको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा वेगापंक ने बोला, क्योंकि जोल्री बानी और हमारा भाई लूफी दोनों लोग एक आइलैंड पे है, तो वो काइंड ऑफ उसको स्ट्रेंज फेट बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से काम करता है वहाँ पर। तो वो सब सारी चीज़ें हैं यार वहाँ पर। बट यहाँ पर वेगापंक जोल्री बानी को बता रहा था, या वो बोल रहा था कि मैं तुझको बताऊंगा कि जब तू गई थी अपने
मेमोरीज़ को, बार्थोलोमेव के मेमोरीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो क्या क्या हुआ एगेड आइलैंड पे, किस तरीके से चीज़ें सिचुएशन ट्रांसपायर किया, वो मुझको बताना चाहता हूँ। और ये मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एगेड आइलैंड को स्टार्ट किया था और कहाँ पर ये चल रहा है आग, ज्वेलरी बानी के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि ज्वेलरी बानी एगेड आइलैंड पे आई थी क्योंकि वो वेगापंक को ढूंढ रही थी, वो वागापंक को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वेगापंक ने उसके डैड को मॉन्स्टर बना दिया है, ये साइबॉग बना दिया है, और वो चाहती थी कि वेगापंक उसके डैड को उसके ओरिजिनल स्टेट में लेके आ पाए। और वो एक टाइम पे मारने भी जा रही थी वेगापंक को। वो सब सारी चीज़ें हमने देखा था, तो वो हमको दिखाई दे रहा था। पर अभी हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी बानी का एटीट्यूड किस तरीके से है वेगापंक की तरफ। और काइंड ऑफ यहाँ पर वेगापंक बोल भी रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। वेगापंक बोल रहा था आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था पर मेरे को ये सब सारी चीज़ें करना पड़ा। और ज्वेलरी बानी अपने दिमाग में सोच रही थी कि हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तेरा मिस्टेक नहीं है, ये उन सब सारे लोगों का मिस्टेक है जिन लोगों ने ये करवाया तेरे से। और उस तरीके से हम लोग इस पूरे फ्लैशबैक में से वापस आते हैं प्रेजेंट स्टेट में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिस तरीके का ट्रांजिशन था वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हम देख रहे थे प्रेजेंट स्टेट में कि हमारे भाई सैन जे गार्सिया ने ज्वेलरी बानी को ऐसे पकड़े हुआ है, गला पकड़ के ऐसे पकड़े हुआ है, हमको पता है। उसी तरीके से हम लोग फ्लैशबैक में गए थे, उसी तरीके से हम लोग फ्लैशबैक में से वापस आए हैं प्रेजेंट स्टेट में। तो स्टैटन पकड़े हुए हैं ज्वेलरी बानी को, और सब सारे लोग एम लेके खड़े हुए हैं ज्वेलरी बानी को शूट करने के लिए। हमको सैटन के सामने सांजी, फ्रैंकी, वेगापंक सब सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उन लोग हिल नहीं पा रहे हैं। मुझको पता नहीं है कि सैटन का एबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो ये सब सारी चीज़ें कर पा रहा है। क्या उसका ये डेविल फ्रूट का एबिलिटी है, क्या उसका ये हाकी का एबिलिटी है, क्या चल रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने देखा है जोरो को काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ करते हुए, जहाँ पर जब कभी भी जोरो अपने अपोनेंट को इंटिमिडेट कर देता है तो उन लोग हिल नहीं पाते हैं। पर यहाँ पर मुझे पता नहीं अगर उन लोग इंटिमिडेट हुए हैं या उन लोग काइंड ऑफ पैरालिसिस जुत्सु यूज़ किया। मुझे लगता है कि सैटन ने पैरालिसिस जुत्सु यूज़ किया है, ठीक है। पहले तो वो समनिंग जुत्सु से बाहर आए, अभी उसने पैरालिसिस जुत्सु यूज़ किया है, पता है। वो काइंड ऑफ फनी है यार कि किस तरीके से इस बंदे का एबिलिटी काम करता है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इस बंदे को कि क्या ये बंदा कैसे काम करता है, क्योंकि ये साइंस रिप्रेजेंट करता है और ऑब्वियसली ये 5 एल्डर्स है, तो डेफिनेटली उसके पास क्रेजी डेविल फ्रूट है यार, और काइंड ऑफ मिस्टीरियस भी है उसका एबिलिटीज़ को लेके। पर सैन जे गार्सिया बोल रहा था ज्वेलरी बानी को कि तेरा डैड मर गया है, तेरे डैड का डेथ हो गया है। और हम देख रहे थे कि बानी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो सब सारी चीज़ें। बट यहाँ पर हमको स्केलेटन या ब्रुक लूफी दिखाई दे रहा था, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर उसका मांस गायब हो गया ना लूफी का, तो वो हड्डी बन जाएगा मेरे भाई। इतना वीक स्टेट में हमको लूफी दिखाई दे रहा था, उसका स्किन पूरा अंदर चला गया था, ऐसा मतलब बुढ़े की तरह लग रहा था। वो हमको बताया कि गियर 5 जब टाइम आउट होने के बाद, गियर 5 के बाहर आने के बाद लूफी का कुछ इस तरीके से हालत होता है, कुछ इस तरीके से स्टेट होता है। और हम देख रहे थे कि लूफी खाना मांग रहा था, भाई मेरे को खाना दो, कोई तो खाना दो यार मेरे को, लूफी बोल रहा था। एटलस वहाँ पर रुक के बोल रही है कि मैं तेरे को यहाँ पर हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और हमको सेंतोमारू भी दिखाई दे रहा था, मरीन्स ने, सब सारे मरीन्स ने सेंतोमारू को बांध दिया है, मतलब रिस्ट्रेन कर लिया है। हमको पता है कि सेंतोमारू ने काइंड ऑफ डिफेक्ट किया था, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर हमको ऑब्वियसली हमारा भाई किज़ारू दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है वो काइंड ऑफ बोल रहा है सेंतोमारू कुन और बानी, इतना ही बोलता है वो। अब मुझे पता नहीं है कि किज़ारू का एटीट्यूड किस तरीके से रहेगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसका एटीट्यूड किस तरीके से रहने वाला है जब वो अपने पैरों पे इवेंचुअली खड़े होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने पैरों पे खड़ा होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किज़ारू वहाँ पर ही लेटा रहेगा, और ऐसा नहीं है कि लूफी वहाँ पर ही लेटा रहेगा। दोनों लोग इंडिविजुअल, दोनों ही बंदे खड़े रहने वाले हैं अपने पैरों पे। बट किज़ारू के अलावा हम काइंड ऑफ एगेड आइलैंड का बैक शॉट देख रहे थे। काइंड ऑफ हम लोग पीछे जाते हैं एगेड आइलैंड के, और हमको काइंड ऑफ सब सारे बैटल शिप्स एगेड आइलैंड को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग बात था वो ये था कि उन लोग बोल रहे थे कि पूरे एंट्री में बैरिकेड डाल दिया है, पर सिर्फ एडमिरल्स एंटर कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ वियर्ड लगा मेरे को, मतलब सिर्फ एडमिरल्स एंटर कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या हमको ओडा बोल रहा है कि कोई यहाँ पर एडमिरल आने वाला है? ऑलरेडी यहाँ पर सैटन मौजूद है, किज़ारू मौजूद है, तो क्या कोई एडमिरल आने वाला है यहाँ पर? मुझको पता नहीं, मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उन लोग बोल रहे हैं कि एगेड आइलैंड पे अभी इस वक्त सिर्फ एडमिरल्स आने वाले हैं। और कई सारे लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे और उन लोग बोल रहे थे, उन लोग कमेंट कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो एगेड आइलैंड पे बैटल शिप्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये ओहारा को भी पीछे छोड़ देता है, ओहारा को भी सरपास कर देता है डिप्लॉयमेंट्स के मामले में, वो सब सारी चीज़ें। और हमको नेक्स्ट कौन दिखाई देता है?
नेक्स्ट हमको दिखाई देता है द एक्सप्रेशन किंग। मेरे भाई, ये बंदा सिर्फ एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, ये बंदा सिर्फ एक्सप्रेशन देता है, एक्सप्रेशन नोमी कंज्यूम करने वाला बंदा। मंकी डी ड्रैगन दिखाई देता है, कुछ नहीं कर रहा है वो, अभी भी एक्सप्रेशन दिए जा रहा है, बहुत सीरियस एक्सप्रेशन दे रहा है वो। और वो बोल रहा है कि ईवा तुझको पता है, मे भी फ्रैगमेंटेड इंस्टिंक्ट काम किया है बार्तोलोमे कुमा के ऊपर। क्या अगर उसके फ्रैगमेंटेड इंस्टिंक्ट को अगर वो फॉलो करेगा तो तुझको क्या लगता है वो कहाँ पर जाएगा? ईवा बोल रहा है अगर मैं होता, मेरे ऊपर ऐसा कुछ होता तो मैं डेफिनेटली मारी जॉ पे जाता। ड्रैगन बोलता है हाँ तब इसने कुछ गलती कर दी। यार मैं क्या बोल रहा है तू चूतिए, कौन सा गलती किया, क्यों, क्या बोलना क्या चाह मे भी ये ट्रांसलेट ठीक से नहीं किया है, ठीक है, मे भी ट्रांसलेट ठीक से नहीं किया है, पर ये ड्रैगन भाई मेरे कुछ तो कर ले यार। एगेड आइलैंड पे तू मल्टीपल टाइम्स हमको दिखाई दे दिया है, अभी चल आ जा एगेड आइलैंड पे, आ जा, कुछ कर, लूफी को देख ले, ठीक है, कुछ तो कर ले, ठीक। और हमको पता है कि ड्रैगन किस तरीके से महसूस करता है लूफी की तरफ, तो अगर वो आएगा एगेड आइलैंड पे और लूफी उसको देखेगा, मे भी वो मिले ना, मे भी ऐसा ना हो कि ड्रैगन और लूफी मिले, बट बहुत बड़ा बट है यहाँ पर कि मे बी एटलीस्ट हेल्प करे यार वो किसी ना किसी तरीके से लूफी लोग को एस्केप करने के लिए। मे बी वो बात ना करे पर किसी ना किसी तरीके से वो आए, फाइट करे, थोड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे लूफी को एस्केप करने के लिए। लूफी एस्केप करते वक्त ड्रैगन को देखे दूर से कि हाँ कोई बताया, रॉबिन बताया वो तेरा डैड है। लूफी बोले अच्छा ये भोसड़ी वाला एक्सप्रेशन कि मेरा डैड है, अच्छा ठीक है, वैसे ही रहेगा। लूफी का एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, ही वोंट बी लाइक वो ही इज़ माई डैड, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ही इज़ लूफी मैन, ही इज़ अ टिपिकल गाय, ही इज़ लूफी, लूफी ऑलवेज रिमेन्स लूफी। बट यहाँ पर ज्वेलरी बानी सैटर्न को जान से मारना चाहती है। वो अपना डिस्टॉर्टेड फ्यूचर फिर से एबिलिटी यूज़ करती है और वो अटैक करने जाती है सैंजी गार्सिया के ऊपर, पर यह अटैक कुछ भी काम नहीं करता है। ये अटैक काइंड ऑफ वेन में चले जाता है और हम देखते हैं कि ज्वेलरी बानी फिर से डिस्टॉर्टेड फ्यूचर से उसने गियर थर्ड काइंड ऑफ अ चीज़ यूज़ करने जा रही थी वो, पर फिर से वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आती है, नॉर्मल अडल्ट स्टेट में आ जाती है और वो सोच रही थी कि मेरा एबिलिटी यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं काइंड ऑफ वीक हो रही हूँ इसके ग्रैब से, इसके ग्रिप से जो उसने हाथ में पकड़ा है ज्वेलरी बानी को। अब मुझे काइंड ऑफ ये जब ज्वेलरी बानी ने उसको डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से वो वीक हो रही है सैंजी गार्सिया के हाथों में रह के, तो ये काइंड ऑफ मेरे को सी प्रिज्म स्टोन का भी याद दिलाता है। पर पता नहीं यार कि सी प्रिज्म स्टोन, ऑब्वियसली सैंजी गार्सिया ने भी डेविल फ्रूट कंज्यूम किया रहेगा, तो सी प्रिज्म स्टोन कहाँ से आ गया, क्या उसके ऊपर वो काम नहीं करता है, क्या उसने काइंड ऑफ नगेट करने का टेक्नोलॉजी या नगेट कर सकता है, वो किसको पता है यार क्या चल रहा है सैंजी गार्सिया के एबिलिटी के साथ। बट वो वहाँ पर चल रहा था और सैंजे गार्सिया ऑब्वियसली जब ज्वेलरी बानी डिस्टॉर्टेड फ्यूचर यूज़ करती है तब वो काइंड ऑफ निका का रिजेम्बलेंस देख पाता है और वो बोलता है कि हाँ ये निका की तरह है, ये निका की तरह है, ऐसे बोलता है वो। और वो बोलता है कि ये काइंड ऑफ डिसपॉइंटिंग था उसके लिए, क्योंकि वो बोल रहा था कि तुझको पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरीके से निका का फॉर्म है। वो बोल रहा था कि तुझको पता नहीं है एग्जैक्टली कि निका का फॉर्म किस तरीके से रहेगा, क्योंकि डिस्टॉर्टेड फ्यूचर में ज्वेलरी बानी क्या करती है, वो फ्यूचर इमेजिन करके वो काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म करती है उस बंदे में। जिस तरीके से उसने अल्फ़ा को नॉकआउट किया था, अल्फ़ा ओ जो बेसिकली साइबरपोल के एजेंट थी, उसको उसने नॉकआउट किया था सोच के निका के बारे में। बाद में वो ट्रांसफॉर्म होती है, उसका हैंड काइंड ऑफ ह्यूज ट्रांसफॉर्म होता है और नॉकआउट करती है। तो सैंजी गार्सिया यहाँ पर बोल रहा था कि तुझको एग्जैक्टली पता नहीं है कि निका क्या है, तो इस वजह से वो काम नहीं किया रहेगा, किसको पता। बट यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पर जो सैंजी गार्सिया ने दिया है वो ये है कि द वाइट फॉर्म ऑफ निका फ्रॉम स्ट्रॉ हेड डजंट सीम टू हैव कनेक्टेड टू हर इंटरनली। मतलब क्या लूफी अपने वाइट फॉर्म में, अपने निका फॉर्म में वो अपना पावर ट्रांसफ़र कर सकता है और वो कनेक्ट कर सकता है एक तरीके से सब सारे लोगों को। क्योंकि सैंजे गार्सिया, क्योंकि ज्वेलरी बानी के साथ वो इंटरनली कनेक्ट नहीं है, इस वजह से वो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड था। तो इसका मतलब ये है कि लूफी अपने गियर फिफ्थ में वो सब सारे लोगों को कनेक्ट कर सकता है एक तरीके से। मे बी वो अपने पावर को ना शेयर कर पाए पर किसी ना किसी तरीके से वो कनेक्ट कर पाए सब सारे लोगों को। वो काइंड ऑफ अ वियर्ड है, ठीक है, और वो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रह सकता है पूरा सीरीज़ में। और सैंजे गार्सिया डिसअपॉइंटेड था क्योंकि ज्वेलरी बानी उसको दिखाई दे रहा था कि वो इंटरनली कनेक्टेड नहीं है। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत वहाँ पर इंटरेस्टिंग था। और मैंने इसको ऐसे भी लिया कि क्योंकि
हमको पता है कि जोल रिबानी का डैड बकनियर है और वो भी बकनियर रेस से है, और उनके पास वो फ्लोक्लोर था निका के बारे में। तो मे बी निका और बकनियर क्लैन के बंदे बहुत ज़्यादा क्लोज हो यार, मे बी वैसा हो सकता है। मे बी निका के एलाइज थे बकनियर्स, वैसा हो सकता है। ठीक है, इस वजह से मे बी निका ने ऑलरेडी अपने पावर्स को कनेक्ट करके रखा था उनमें। तो इस वजह से सैंजे गार्सिया यहाँ पर बोल रहा है कि जोल रिबानी के जोल रिबानी से वो कनेक्टेड नहीं है इन अ सेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी बकनियर है। वैसा हो सकता है यार, ठीक है, अगर हम लोग उस तरीके से उसको देख रहे हैं तो वो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है बोलने के लिए। पर लूफी को यहाँ पर किसी ने खाना दे दिया है, हमको पता नहीं है कि किसने खाना दे दिया है, बट वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, किसी ने खाना दिया है उसको और वो खाए जा रहा है। और ये काइंड ऑफ अ वियर्ड इसलिए भी है क्योंकि हमको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, हमको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किसने ये खाना पास किया है लूफी की तरफ। पर सैंजी गार्सिया बोल रहा है कि उसको खाने मत दो, उसको खाने मत दो, कोई तो उसको रोको, सिर्फ प्रिज्म स्टोन यूज़ करो, कुछ तो यूज़ करो, पर उसको खाने मत दो। तो वो सब सारी चीज़ें बोल रहा था वो। और यहाँ पर इवेंचुअली हमको पता चलता है कि जोल रिबानी के पावर्स के बारे में, जोल रिबानी के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, और किस तरीके से सैटर्न का पूरा रोल रहा है इन सब सारी चीज़ों में। यहाँ पर हमारा भाई सैटर्न बोलता है कि जोल रिबानी के पहले वो एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करता है। एबिलिटीज़ से थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले वो बोलता है कि किस तरीके से उसका हाथ था उसके माँ को सिक करने में, क्योंकि हमको पता चलता है कि सैंचे गार्सिया ने जोल रिबानी के माँ कॉनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसने काइंड ऑफ एक ड्रग इंजेक्ट किया था जोल रिबानी के माँ के बॉडी के अंदर, कॉनी के अंदर। और वो ड्रग का साइड इफ़ेक्ट ये था कि वो एक डिजीज़ डेवलप करती है और यही डिजीज़ बाद में पास डाउन होता है जोल रिबानी के अंदर। और बाद में हमको पता है कि हमारा भाई बार्टोलोम्यू कोमा अपने पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देता है जोल रिबानी को बचाने के लिए। तो ये बंदे चूतिए सैटर्न ने प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट किया, सल्यूशन खुद ही दिया और मुनाफा भी खुद ही कमाया। तो ये काइंड ऑफ बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े बंदे जो रहते हैं उनकी तरह ये काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है, और वो बड़ा बंदा है ही तो वैसे ही बिहेव करेगा वो। पर तूने देखा रहेगा कि कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉब्लम नहीं है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो बेनिफिशियल है वो, कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो बोलेगा नहीं 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 ये प्रॉब्लम नहीं, नहीं भोसड़ी की ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, कर प्रॉब्लम है ये। वैसे उसने काइंड ऑफ किया है यहाँ पर। बाद में उन लोग खुद ही सोल्यूशन देते हैं, खुद ही बाद में मुनाफा कमाते हैं, उस तरीके से हो गया वो। और ये जब जानती है जोल रिबानी तो वो बोलती है कि तेरे वजह से ही सब सारी चीज़ें हुआ है, क्योंकि अगर सैटर्न ये सब सारी चीज़ें ना करता, कॉनी के अंदर ड्रग ना एक्सपेरिमेंट करता, तो ये सब सारी चीज़ें कुछ होता ही नहीं। ये सब सारी चीज़ें सैटर्न की वजह से ही हुआ है। और सैटर्न काइंड ऑफ हमको एक्सप्लेन करवाता है जोल रिबानी के एबिलिटी को लेके, और हमको बताता है कि जोल रिबानी का जो एबिलिटी है वो उसने ही दिया है जोल रिबानी को। ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि कैसे जोल रिबानी को उसका एबिलिटी मिला है, कैसे जोल रिबानी को ये डेविल फ्रूट का एबिलिटी मिला है। सैंचे गार्सिया बताता है कि जब जोल रिबानी अपने डिजीज़ को ट्रीट कर रही थी, हमको पता है कि 6 महीने का उसका ट्रीटमेंट था, वो सब सारी चीज़ें, और बाद में एडिशनल कुछ मंथ्स से जहाँ पर उसको रिकवरी करने का था, वो सब सारी चीज़ें। बट जोल रिबानी जब ट्रीटमेंट ले रहे थे अपने डिजीज़ को लेके, तब सैंचे गार्सिया ने एक काइंड ऑफ ये डेविल फ्रूट का, किसी डेविल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट इम्प्लांट किया जोल रिबानी में। हमको पता है कि डेविल फ्रूट को टिपिकली कंज्यूम किया जाता है डेविल फ्रूट के इफेक्ट्स को आने के लिए, पर यहाँ पर सैंचे गार्सिया ने एक डेविल फ्रूट के एक्सट्रैक्ट को लिया और जोल रिबानी के बॉडी के अंदर डाला। और बाद में वो इवेंचुअली ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट उसने कंडक्ट जो किया था जोल रिबानी के ऊपर, वो इवेंचुअली बाद में काम आया, वो सक्सेसफुल हो गया। और बाद में हम देख रहे थे कि जोल रिबानी का जो ये एबिलिटी है वो काइंड ऑफ अवेकन होता है या डेवलप होता है। चर्च में हम देख रहे थे उसको ये एबिलिटी यूज़ करते हो, और हम सोच रहे थे कि चर्च में कैसे मिल सकता है उसको ये डेविल फ्रूट। वही हम सोच रहे थे कि चर्च में कैसे मिला उसको डेविल फ्रूट। तो ये काइंड ऑफ एक्सप्लेन करता है कि ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर ये डेविल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट उन लोगों ने डाला था। और यहाँ पर हमारा भाई सैंचे गार्सिया एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरीके से अगर जोल रिबानी का एबिलिटी थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बोल रहा था कि अगर एक इस डेविल फ्रूट का यूज़र, हमको पता नहीं कि डेविल फ्रूट कौन सा है, पर वो बोल रहा था जोल रिबानी को कि ये डेविल फ्रूट का यूज़र इमेजिन कर सकता है फ्यूचर को और वो अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर फ्यूचर एक इंडिविजुअल को, यूज़र को पता नहीं है कि एग्जैक्टली फ्यूचर क्या है, या वो जो कुछ भी इमेजिन कर रहा है फ्यूचर के बारे में, वो रियलिटी से मेल नहीं खाता है, तो वो इवेंचुअली वो ठीक तरीके से एबिलिटी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसे बोल रहा था यहाँ पर सैंचे गार्सिया हमारा भाई। अब
ये काइंड ऑफ सोचने में मजबूर करता है कि ज्वेलरी मानी का डेविल फ्रूट एग्जैक्टली है क्या। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सोचने में मजबूर करता है हमको, क्योंकि ज्वेलरी मानी का एबिलिटी मैंने पहले सोचा था कि ये पैरामीसिया है, क्योंकि सब सारे वियर्ड डेविल फ्रूट पैरामीसियास रहते हैं। और ये काइंड ऑफ फिर से मेल खाता है हमारे भाई लूफी के साथ भी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि लूफी का डेविल फ्रूट गमो गमो नोमी है, ना कि वो हितो इतोनोमी है। हम लोग पहले वैसे सोच रहे थे, बाद में हमको पता चला कि वो हितो इतोनोमी है। तो ज्वेलरी बानी के केस में पहले मैं सोच रहा था कि मे भी ये पैरामीसिया है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म कर रही है अपनी बॉडी को, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी ये जोन टाइप डेविल फ्रूट है। अगर ये जोन टाइप डेविल फ्रूट है तो कौन से डेविल फ्रूट के ऊपर बेस्ड है ये, वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है इस चीज़ों को। मेरे दिमाग में आया है कि क्या लूफी के हितो हितोनोमी के पावर को थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके ज्वेलरी बानी की बॉडी के अंदर डाला गया था, क्योंकि हमको पता है कि हितो हितोनोमी वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास था। उन लोग काइंड ऑफ शिप कर रहे थे उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ, हुज उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। बाद में शैंक्स अटैक करता है उस शिप के ऊपर, बाद में वो शैंक्स डेविल फ्रूट हासिल करता है, फुशा विलेज में जाता है, लूफी कंज्यूम करता है, वो सब सारी चीज़ें होता है, तुझको पता है। बट ये ज्वेलरी मारने का एबिलिटी काफ़ी वियर्ड है कि किस तरीके से वो फ्यूचर में इमेजिन करके वो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। काइंड ऑफ रिलेटेड है हमारे भाई लूफी के डेविल फ्रूट के साथ, तो वो काइंड ऑफ वहाँ पर चीज़ें फिर से वहाँ पर हमको सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है। ओडा ने काफ़ी सिमिलैरिटी क्रिएट किया है ज्वेलरी बानी और लूफी के बीच में, वो इंटरेस्टिंग है। खाने के मामले में, डेविल फ्रूट के मामले में, पेरेंट्स के साथ जिस तरीके से कनेक्शन है। आप लोग बोल सकते हैं कि भाई ज्वेलरी बानी नेक्स्ट स्ट्रॉयड, नहीं मेरे भाई, ज्वेलरी बानी नेक्स्ट स्ट्रॉयड मुझे नहीं लगता है। जब मैंने देखा कि यामाटो स्ट्रॉयड नहीं बनी, स्ट्रॉयड पायरेट्स में वो नहीं गई, वो बोल रही थी कि बाद में कभी जाना चाहेगी वो, वही वहाँ पर मुझे लग गया कि नहीं 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 नहीं, अभी आगे चलते हुए मुझे नहीं लगता है कि और कोई चांस है बनने के लिए स्ट्रॉयड। बट हु नोज़ मैन, हु नोज़, मे बी बन जाए, मे बी ना बने, किसको पता। मुझको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। पर जब जब सैटर्न बताता है ज्वेलरी बानी को उसके डेविल फ्रूट के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, कि किस तरीके से उन लोगों ने उसको यूज़ किया, किस तरीके से उसने ये सब सारी चीज़ें किया, वेगापंक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वेगापंक बोलता है कि तूने ये सब सारी चीज़ें किया, कुमा ने अपना पूरा ज़िंदगी गंवा दिया इसके पीछे। और बाद में सैटर्न बोलता है कि तू मेरे को बोल रहा है, तू मेरे शूज़ में रुक के देख, मैं तुम लोगों को मैं तुमको कंसिडर भी क्यों करूँगा, क्योंकि वो सैटर्न एज ए इंसेक्ट की तरह देखता है। वो नीचा दिखाता है यार सब सारे लोगों को। वो काइंड ऑफ ऑब्वियसली उन लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली है, तो वो समझ में आता है वहाँ पर इन सब सारी चीज़ों के बीच में जब सैटर्न पकड़े हुए था ज्वेलरी बानी को और वो ये सब सारी चीज़ें बता रहा था, तो हम देखते हैं कि एक F-16 की तरह, राफेल की तरह एक बंदा रॉकेट की तरह आता है, लैंड करता है एकिड आइलैंड पे। और हम देख रहे थे कि यह हमारा भाई बार्तोलोमेव कुमा है। बार्तोलोमेव कुमा एक करके एक सब सारे लोगों को सुलाते जाता है। सब सारे लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बार्तोलोमेव कुमा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी कामयाब नहीं हो रहा था। वहाँ पर हमारा भाई बार्तोलोमेव कुमा सब लोगों को सुला रहा था वन बाय वन, और हम देख रहे थे कि वो क्लियरली हमारे भाई सैंचे गार्सिया की तरफ ही जा रहा है। और यहाँ पर इस टाइम पे जब ज्वेलरी बानी सैटर्न की ये सब सारी बातें सुनती है, सब सैटर्न का चूतियापा सुनती है, तो वो अपने आप से सोच रही थी कि मेरे डैड ने मेरे वजह से अपना पूरा ज़िंदगी गंवा दिया। अगर मैं ना होती तो वो अपनी ज़िंदगी ना गंवाता, वो सब सारी चीज़ें। और वो रो रही थी यार। और वो एक टाइम पे बोलती है कि इट कुड बी बेटर इफ़ आई वॉज जस्ट डैड, आई जस्ट डाइड। ऐसे बोलती है कि अगर अच्छा होता अगर मैं पहले ही मर जाती, वो सब सारी चीज़ें। और वो अपने डैड को अपोलोजाइज़ कर रही थी, आई एम सॉरी फादर करके। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि सैंट जे गार्सिया बोलता है सब सारा अपने मरीन्स को कि भाई ऐसे पकड़े हुए हो बानी को, और वो बोलता है सब सारे लोगों की शूट करने के लिए बानी को। और जब सब सारे मरीन शूट करने जा रहे थे ज्वेलरी बानी को, तभी ही बार्तोलोमेव कुमा का एंट्री होता है। वो सब सारे लोग जो शूट कर रहे थे, जो एम कर रहे थे ज्वेलरी बानी को, तो उन लोगों को वो कम्प्लीटली उड़ा देता है। हम देख रहे थे वहाँ पर ब्लास्ट होते हुए, बहुत ही मैसिव ब्लास्ट होते हुए। ये जब सैंचे गार्सिया देखता है, सेंस करता है कि जो
जब सैंजी गार्सिया सेंस करता है कि बार्तोलोमेव कुमा यहाँ पर आ गया है और उसने सब सारे मरीन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है जो एम कर रहे थे बार्तोलोमेव कुमा के, जो एम कर रहे थे ज्वेलरी बानी के सिर के ऊपर, तब वो क्या करता है, वो ज्वेलरी बानी को पकड़ता है, नीचे फेंकता है। और क्योंकि उसका पैर 4, 5, 6, 7, 10 हज़ार उसका पैर बहुत शार्प है क्योंकि वो स्पाइडर की तरह है, तो वो बेसिकली ज्वेलरी बानी को नीचे फेंक के वो काइंड ऑफ पैर की तरह स्टॉम्प करने जा रहा था वहाँ पर। तभी ही जब वो जा रहा था तभी हम देखते हैं कि हमारा भाई बार्तोलोमेव कुमा बहुत ही एपिक तरीके से एंट्री मारता है और वो रोक लेता है, उसके ऊपर अटैक पड़ता है सैंचे गार्सिया पर, वो रोक लेता है और बाद में इवेंचुअली ज्वेलरी बानी बहुत ज़्यादा हमको इमोशनल दिखाई दे रही थी। बार्तोलोमेव कुमा का पूरा सिर, मतलब पूरा सिर, ऑब्वियसली उसका फेस पूरा मैस्ड अप था यार, वहाँ पर हमको खून दिखाई दे रहा था, इलेक्ट्रिक सर्किट्स विर्किट सब सारी चीज़ें दिखाई दे रहा था वहाँ पर बार्तोलोमेव कुमा का। और इवेंचुअली बार्तोलोमेव कुमा सैंचे गार्सिया का पैर पकड़ता है, जिस पैर से वो मारने जा रहा था ज्वेलरी बानी को, उसका पैर पकड़ता है और वो एक खतरनाक डिट्रॉइट स्मैश, मुझको पता नहीं कौन सा स्मैश मारने जा रहा है वो, मे बी दूसरा कोई स्मैश मारना चाह रहा हो, किसको पता, पर वो एक खतरनाक पंच मारने जा रहा था। बहुत ही वियर्ड तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, मैं डेफिनेटली बोलूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, मे बी बार्तोलोमेव कुमा अटैक लैंड करते हुए सैटर्न के ऊपर, पर ऐसा नहीं होता है, वो मारने जा रहा है, सैटर्न ऐसे देख रहा है शॉक में और वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मतलब एटलीस्ट मार तो दे मेरे भाई, मैं देख लूँ थोड़ा, सैटर्न हवा में उड़ के दूर जाते हुए, पर यहाँ पर ही ये चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ है यार। और काफ़ी इमोशनल चैप्टर था डिफरेंट एस्पेक्ट में, बट पॉजिटिव भी चैप्टर था क्योंकि यहाँ पर बार्तोलोमेव कुमा आया है बचाने के लिए अपनी बेटी को। और क्या बड़ी बात हो सकती है यार, हमको पता है फाइनली यहाँ पर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बार्तोलोमेव कुमा और ज्वेलरी बानी का मुलाकात हुआ है, उन लोग मिले हैं, उन लोग बहुत टाइम से मिले नहीं है, बहुत टाइम, मतलब जब बार्तोलोमेव कुमा लास्ट मिला था चर्च में, उसके बाद से बार्तोलोमेव कभी भी मिला नहीं है ज्वेलरी बानी को। तो ये यहाँ पर पहला इंस्टेंस है जहाँ पर ज्वेलरी बानी बार्तोलोमेव कुमा से मिली है। वो सीज में गई भी थी, वो ढूंढ रही थी, पायरेट बनी भी थी क्योंकि वो ढूंढ रही थी अपने डैड को, वो ढूंढ रही थी कहाँ पर है उसका डैड। और उसी दौरान वो बोलते हैं कि मैं निका को भी ढूंढूंगी क्योंकि मेरा डैड बहुत ज़्यादा खुश होगा। वो डैड को ढूंढते ढूंढते हुए ये सब सारी चीज़ें होता है, यहाँ पर आती है और हम देख रहे हैं कि बार्तोलोमेव कुमा खुद आया है यहाँ पर ज्वेलरी बानी के पास, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया है वो यहाँ पर। तो काफ़ी कूल तरीका था कि किस तरीके से उन लोगों का रियूनियन हुआ है। अब हालांकि बार्तोलोमेव कुमा में भी उसके सेंसेस में ना हो, मुझको पता नहीं है बार्तोलोमेव कुमा के साथ क्या चल रहा है, क्या ये इंस्टिंक्ट है, पर क्या है सच में ऐसा कुछ ऐसा होता है कि अगर इंडिविजुअलिटी गायब हो गया एक बंदे का इंडिविजुअलिटी कम्प्लीटली गायब हो गया, सेल्फ गायब हो गया, क्या इंस्टिंक्टिवली कोई चीज़ ऐसे कर सकता है इतनी देर तक? क्या इंस्टिंक्टिवली कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ ये मेरा एनिमी है? मेरे को ऐसा पहले लगा था कि मे बी मेरे को ऐसा पहले लगा था कि मे बी वेगापंक ने जो सर्किट के बारे में बात कर रहा था वो, कि किस तरीके से एक सर्किट के ज़रिए से वो बार्तोलोमेव कुमा को काइंड ऑफ स्विच पर्सनैलिटी कर देगा, मतलब वो स्विच, उसका पर्सनैलिटी वो स्विच कर सकता है। थोड़ा बहुत वेगापंक बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि बार्तोलोमेव कुमा के बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत उसका ईगो, थोड़ा बहुत उसका सेल्फ रहे, और सैटर्न उसको नकार देता है। और मेरे को ऐसा लगा था ये सब सारी चीज़ें देख के इस चैप्टर में कि मे बी वेगापंक ने सच में वो सर्किट का चूतियापा कुछ किया है बार्तोलोमेव कुमा के बॉडी के अंदर। पर यहाँ पर जब बार्तोलोमेव कुमा का एंट्री होता है तब हमारा भाई वेगापंक की बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, वो सोच रहा है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया, वो सोच रहा है यहाँ पर कैसे आ गया। तो ये हमको दिखाता है कि वेगापंक ने कुछ नहीं किया है बार्तोलोमेव कुमा के बॉडी के अंदर। तो बार्तोलोमेव कुमा क्या कर रहा है पता नहीं बार्तोलोमेव कुमा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली मूव हो रहा है। अब मैं बोल सकता हूँ हाँ चलो, मतलब थोड़े मोमेंट्स के लिए मे बी इंस्टिंक्टिवली कोई एक अपोनेंट के ऊपर फाइट करे, पर जिस तरीके से ये जा रहा है कि वो कंबाका किंगडम से गया रेड लैंड पे, वो अकाइनो से फाइट किया, बाद में वो अकाइनो से फाइट करके यहाँ पर आ रहा है, ज्वेलरी बानी को बचा रहा है, तो वो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी के अंदर किसी ने कमांड दिया है ज्वेलरी बानी को बचाने के लिए।
ना एटलीस्ट कुछ कमांड मिला है उसको, ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को कि वो इंस्टिंक्टिवली ये सब सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो वो मेरा बेसिकली यहाँ पर मानना है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बार्थोलोमेव कुमा का यहाँ पर डेथ होने वाला है और बार्थोलोमेव कुमा काइंड ऑफ अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है स्ट्राइड लूफीस को एस्केप करने के, स्ट्राइड लूफी या स्ट्राइड पायरेट्स को यहाँ पर से एस्केप करने के लिए। वो भी हम लोग बोल सकते हैं। मे बी बार्थोलोमेव कुमा और सैटर्न के बीच में फाइट हो और इवेंचुअली बार्थोलोमेव कुमा का डेथ हो। अगर बार्थोलोमेव कुमा का डेथ होगा तो हमको पता है कि उसका जो डेवल फ्रूट है वो कहीं ना कहीं पर तो फिर से रीबॉर्न होगा ही। तो क्या हम लोग किसी को स्ट्राइड पायरेट्स में से किसी को उस डेवल फ्रूट को कंज्यूम करते हुए देखेंगे? वो भी एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, वो भी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। बट दिस वॉज ओवरऑल अ ग्रेट चैप्टर मैन। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, मुझको बहुत ही पसंद आया जिस तरीके से ओडा ने इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सैटर्न वर्सेस बार्थोलोमेव कुमा देखने वाले हैं। मुझे अभी तक लगता है कि जो एंशियंट रोबोट है जिसका हम लोग मतलब आइज़ में लाइट देख रहे थे, वो अभी तक मुझे लगता है कि हेल्प करने वाला है स्ट्राइड पायरेट्स को यहाँ पर से एस्केप करने के लिए। मे बी यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बार्थोलोमेव कुमा अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा बचाने के लिए सब सारे लोगों को। और वो रोबोट बेसिकली काइंड ऑफ सब सारे लोगों को लेके जाएगा एगेड आइलैंड के बाहर। और काइंड ऑफ जिस तरीके से ओडा ने स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली कि ओडा ने स्टेटमेंट दिया था कि क्या स्ट्राइड पायरेट्स जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं एल्बेफ में, वो काइंड ऑफ फिर से दिमाग में डाउट क्रिएट करता है कि क्या बीच में कुछ होगा, क्या बीच में कुछ होने वाला है, क्या एगेड आइलैंड पे कुछ होगा जिसकी वजह से सब सारे लोग सेपरेट हो जाए, क्या वैसे कुछ होने वाला है, या उन लोग एगेड आइलैंड से एस्केप करें और उन लोग काइंड ऑफ एल्बेफ में ना जा पाए, डिफरेंट आइलैंड पे जाए। वो भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये स्टोरी। यहाँ पर से ओडा काइंड ऑफ बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहा है इन सब सारी चीज़ों में। ड्रैगन अगर कुछ नहीं करेगा एगेड आइलैंड में तो मैं काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड रहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से सोच रहा था कि जिस तरीके से ड्रैगन को इन्वॉल्व किया है एगेड आइलैंड आर्क में, ऐसे सोच रहा था मैं कि ड्रैगन का कुछ दिखाई देगा रोल, बट वो मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि ये बंदा एक्सप्रेशन नोमी कंज्यूम के एक्सप्रेशन किंग है ये बंदा। बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज़ मैन, दैट्स द एंटायर चैप्टर। 8 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इस चैप्टर को। हमको ज्वेलरी वानी के डाउल फ्रूट के बारे में पता चला कि किस तरीके से उसके बॉडी के अंदर एक डाउल फ्रूट के एक्सट्रैक्ट को इम्प्लांट किया गया था और वो सक्सेसफुल बन गई। उसके डाउल फ्रूट के बारे में हमको पता चला। अब मुझे लगता है कि उसका डाउल फ्रूट पैरामीशिया टाइप नहीं, जोन टाइप काइंड ऑफ डाउल फ्रूट है, क्योंकि जोन टाइप डाउल फ्रूट में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल रहते हैं। और बाद में हमको सैटर्न का चूतिया हुआ पता चला कि किस तरीके से उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया और खुद ही सोल्यूशन दिया प्रॉब्लम का। उसके माँ के अंदर ड्रग इम्प्लांट किया, डिजीज़ हुआ, वो सब सारी चीज़ें, और इवेंचुअली बार्थोलोमेव कुमा आता है बचाने के लिए अपनी बेटी को। और ये अच्छी बात था, ये अच्छा बात था। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे चैप्टर को लेके? क्या तुम लोग देखते हो, किस तरीके से तुम लोग देखते हो इस पूरे चैप्टर को? तुम्हारे लिए क्या ये 9 आउट ऑफ 10 चैप्टर था, 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर था? मेरे लिए ये पर्सनली 8 आउट ऑफ 10 चैप्टर था। काफ़ी कूल तरीका था इस चैप्टर को कंक्लूड करने का। मैं चाहता था कि पंच कनेक्ट हो सैंचे गार्सिया के ऊपर, पर वो नहीं हुआ। बट ओवरऑल अ कूल चैप्टर, 8 out of 10 chapter. I'll meet you in the next video whenever it comes. Alright, मुझे लगता है कि next हफ्ते break है, but excited for the new chapter man. Whatever happens. Alright, bye bye.